चलो आ रहे होंगे लोग। लेक्चर नंबर 2 है। अरे भाई इधर सुनो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, नहीं आ रही? कहाँ से होगी तेज? कौन आगे बैठा है? तुम, मैं जब उसे क्या क्या तेज करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है? नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज पीछे आ रही है क्या यार? आज आवाज इतनी निकलेगी मुंह से तो। चलो करवाते हैं इसको। थोड़ी आवाज बढ़ानी पड़ेगी इसकी। हेलो हेलो, हाँ अब सही है, ठीक है। अब आ रही है ना? तो अब एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट। क्लास में हुई ही नहीं, कोई है ही नहीं, क्लास खाली पड़ी है। ठीक है, क्योंकि आज गले की बहुत तगड़ी बैंड है। ठीक है, तो बस बहुत सारी गोलियां खाई हैं रात में, चार चार पांच पांच, दर्द की, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक। तो सुबह क्लास लेनी थी, मैंने कहा अगर नहीं खाई तो क्लास गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो तुम बस इतना करना कि मुझे तेज मत बुलवाना आज। ठीक है, तुम साइलेंट रहना, जो टारगेट लेके आए हैं वो पूरा करना है। ठीक है, समझ गए ना? तो आज का टारगेट है पूरा मेल वाला पार्ट एकदम फिनिश कर देना, स्पर्मेटोजेनेसिस तक। ठीक है, और अगर मुझे 15 मिनट मिल जाते हैं तो मैं फीमेल का जो ओवरव्यू डायग्राम होता है ना, पूरा एक बेसिक, वो करा दूंगा, जिससे कि कल मैं फीमेल वाला पूरा प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड तक पूरा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो कम से कम ये रहेगा कि मैंने मेल फीमेल और स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। oogenesis में टाइम लगता है क्योंकि पूरी फॉलिकुलर साइकिल चलेगी, तो वो मैं नेक्स्ट राउंड में कराऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। ठीक है, चलो। तो आज का टारगेट, एक मैंने एडिशनल टारगेट तो लेके चलता ही हूँ, एक टारगेट आगे यहां तक का है, कोशिश यहां तक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने लास्ट जो छोड़ा था वो एक्सटर्नल जेनिटलिया पे छोड़ा था। इससे पहले तुमने करा दिया था ना, टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम हो गया था। हाँ ठीक है, टेस्टिस हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। अब टेस्टिस के बाद हमें पढ़ना था एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया में दो चीजें आती हैं, स्क्रोटम और पेनिस। ठीक है, तो स्क्रोटम की अगर बात की जाए, ये तो आप स्किन का पाउच होता है, सफिशिएंट, मैंने बता दिया। हाँ, पेनिस के लिए एनसीईआरटी ने कुछ 4 लाइनें बोली हैं। एनसीईआरटी ने, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है? द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अरे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं तो ये क्या क्या कहना चाह रहा है? इरेक्टाइल टिश्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इरेक्टाइल टिश्यू। कुछ आवाज आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, इरेक्टाइल टिश्यू की बात कर रहा है। ठीक है, और इरेक्टाइल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको मैं बताने वाला हूं आगे। ठीक है, 2 टाइप होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो किस में हेल्प करते हैं? ये इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। और इरेक्शन ऑफ पेनिस क्यों रिक्वायर्ड है? तो एनसीईआरटी बोलती है ये फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन, ठीक है, अगर इरेक्शन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एआई। आई, ठीक है, आर्टी, ये मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर, एआई क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है। इन मतलब अंदर, सेमिनेशन का मतलब रिलीज करना। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो मैं बता चुका हूं कि इनलार्ज एंड ग्लैंस पेनिस बता चुका हूं मैं आपको, फोरस्किन प्रीप्यूस बता चुका हूं आपको। अब ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है इरेक्टाइल टिश्यू को। ठीक है, और एक तरीके से इरेक्शन की मैकेनिज्म को, दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहां एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन समझ में आ गया, कट इस तरीके से करता हूं,
तो एक तो यूरेथ्रा नजर आ रही होगी बीच में, यूरेथ्रा के अराउंड ग्रीन कलर के टिश्यू नजर आ रहे हैं। ये अराउंड, ये दो नहीं है, पेयर में नहीं है, एक ही है। इसके अराउंड इस तरीके से सिंगल है, ये पेयर में है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये पेयर में होते हैं, ये सिंगल होता है ग्रीन वाला, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके अगर हम देखते हैं, यहां से उठाया समझना, ये स्ट्रक्चर पेयर में होगा। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अच्छा ग्रीन, चलो ग्रीन इससे दिखा देते हैं, थोड़ा तुम्हें भी कलर का रहे। इसको टिश्यू है तो ठीक, ग्रीन कलर मेनली इस तरह 3 टिश्यूज देखने को मिलेंगे। यहां तो होंगे ब्लड वेसल्स, क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहां क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, बहुत सारे होंगे, मैं एक दो दिखा दे रहा हूं। यहां क्या होगी, यूरेथ्रा, व्हाइट कलर ले लो। ये टिश्यू दिख रहे हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया जो मैंने वहां बताई थी आपको, यहां पर भी है। बस इतना ही बना रहे हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे दो टाइप के टिश्यू की। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये, और जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये मैंने इसको इधर दिखा देता हूँ, ये उसकी पोजीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पेनिस का ये डोर्सल पोजीशन है, ये वेंट्रल पोजीशन है, ठीक है। जब इरेक्ट होगा तो इरेक्ट के टाइम पर एक डोर्सल होगा और एक वेंट्रल होगा नीचे, ठीक है। इधर को मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये है कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, इधर एक तरफ एक्सप्लेन करेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कैवर्नोसम, और एक तरफ एक्सप्लेन करेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम याद कैसे रखना है, एक ही तरीका है, ठीक है। अच्छा उसके पहले एक चीज और बता दूं मैं, यहां आपको ये क्या नजर आ रहे हैं, रेड कलर के ब्लड वेसल्स, जो ब्लड साइनस भी बनाते हैं अंदर, ठीक है। यहां ये व्हाइट कलर की नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, यूरेथ्रा, ठीक है। ये टिश्यू भरे हुए हैं अंदर जो दिख रहे हैं आपको, ये टिश्यू सारे के सारे, ये एल्ब्यूजिनिया है। इनसे कोई मतलब नहीं है, वैसे तो मैं लिख दिए हैं, बस तुम्हें इनसे मतलब है, यहाँ जो एनसीईआरटी ने जिसकी बात की है, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू।
सबसे पहले आएगी पोजीशन। पोजीशन समझ रहे हो, ये डोर्सल साइड है वेंट्रल साइड है? डोर्सल। पोजीशन क्या होगी? डोर्सल। सिंगल है डबल? प्रेजेंट अराउंड, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड, 3 पॉइंट इधर भी रिपीट करोगे आगे बढ़ो। इसकी पोजीशन क्या होगी? भाई वेंट्रल में है पर दोनों के मिड में है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल। सिंगल है डबल? प्रेजेंट अराउंड, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। जब भूल जाओ कि स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम कौन से कहां होते हैं, तो ग्लैंस पेनिस स्पॉन्जी नेचर का होता है, ठीक है। तो जो ग्लैंस पेनिस को बनाएगा वही स्पॉन्जियोसम है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस, फॉर्म ग्लैंस पेनिस। बस 4 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, बस इतने से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इरेक्टाइल टिश्यू काम कैसे करते हैं, इन ब्लड साइनस का काम क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन कल मैंने जिक्र भी किया था, एक साल्ट था, साल्ट सल्डेनाफिल सिट्रेट, ये बनाया गया था कार्डियक ब्लॉक के लिए। अगर अचानक से कार्डियक ब्लॉक हो जाए तो वो अरेस्ट को लीड कर सकता है, आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर अचानक से क्लॉट बस्टर लगाए जाते हैं, हार्ट में सीरीज इंजेक्ट किए जाते हैं, कई केस देखे होंगे आपने। तो ऐसे केस को डील करने के लिए इस सेल्डेनाफिल सिट्रेट का निर्माण किया गया था। ये भाई क्लॉट बस्ट तो नहीं करेगा, क्लॉट बस्टर तो लगाओगे ही, पर क्लॉट बस्टर कभी कभी क्लॉट बस्ट करने में टाइम लगा देते हैं। तो जहां ब्लॉक हो गया उस वेसल्स को अगर आप डायलेट कर दो अचानक से, तो ब्लड तेजी से जाना चालू कर देगा, यानी वो आदमी बच सकता है। अभी मरता क्यों आदमी? क्योंकि वहां ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है, और एकदम कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाते हैं। और कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाएंगे तो खेल खत्म, ठीक है। थोड़ी डैमेज होते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, और अगर कंप्लीटली डेथ हो गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया भाई, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए इस साल्ट को बनाया गया था, ठीक है। यूज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर दुनिया में इसका सबसे ज्यादा जो यूज हुआ आगे जाकर के इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हुआ, ठीक है। तब समझ में आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे पीड़ित हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित हैं, समझ में आया। अब वो कैसे, क्या है मैकेनिज्म, अब समझना इस चीज को। अब हम बात कर, हाँ अब समझना। हम पूरे फिजियोलॉजी पढ़ा चुके हैं, और हर फिजियोलॉजी में हमने ब्रेन का एक ही पार्ट बताया है जो सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें तो कोई डाउट है नहीं, चाहे कार्डियक एक्टिविटी हो, चाहे कुछ भी आपने पढ़ा हो, सब जगह मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा है। रेस्पिरेशन में आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा है, ठीक है। आपने एक्सक्रीशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा है, सब जगह वही पढ़ा है आपने, ठीक है। वही कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी रिएक्शन को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो यहां मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही बात कर रहा हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जब भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन की बात आती है तो कौन सा सिस्टम काम आता है? एएनएस या एसएनएस? एएनएस, वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा एएनएस से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये भी हम जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 ब्रांच होते हैं,
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी एएनएस के दो ब्रांच होंगे, एक तरफ हम लिख देते हैं पैरासिम्पैथेटिक, तो एक तरफ लिख देते हैं सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। अच्छा पीएनएस लिख दूं? नहीं पीएनएस तो पार्टी हो गया, पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। समझ में, बस पता नहीं थी आज पढ़ा भी पाऊंगा तो मैं। कल यहाँ से जाने के बाद 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, 6 घंटे की, उसमें गले की हो गई बैंड, रात में मतलब फीवर आ गया तगड़ा वाला, हाँ मंजिल का, ठीक है, बुखार आया भयंकर। मैंने अब तो सुबह की क्लास कैंसिल, पहली क्लास हो लगी है, ठीक है, अब हो जाएंगे पीछे एकदम। मैंने एक एक दिन जोड़े हैं ना तुम्हारे, हर दिन के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल फिक्स है। मैं इस डेट को बोल दूंगा, इस डेट को खत्म होगा, उस डेट को होगा, समझ रहे हो ना? डॉक्टर कहता है ना बच्चा इस दिन को हो जाएगा, उसी दिन होगा, एक दो दिन आगे पीछे तो हो ही जाता है ना। हाँ तो कैलकुलेशन ही तो है, सब कैलकुलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, उसमें बस गड़बड़ ना हो, ठीक है। सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, चलता रहे, सिस्टम बंद ना हो। मालूम पड़ रहा है यहाँ तो भाई ऑफलाइन में ये सबसे दिक्कत है, पता नहीं कब क्या, जैसे भी खान सर वाला हो गया था ना अभी नॉर्मलाइजेशन का, तो मैं डरता ही ऐसा ना बंद कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में डर रहता है ये वाला, कब कहाँ क्या बंद करते हैं कुछ पता ही नहीं, कब कहाँ क्या हंगामा हो जाए। पर ये है कि इधर इधर की हंगामा नहीं था ना इधर, ये सही था। अच्छा मैं तुम्हें हमेशा बोला है, ये जिंदगी भर याद रखना, हमेशा जिंदगी भर, ठीक है। डॉक्टर बन जाओ तब या नहीं बन जाओ तब, समझ में आया? कुछ ना कुछ तो बनोगे, ये पक्का है, ये दिमाग में रखो। डॉक्टर बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेंगे। आजकल मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, ठीक है भाई, तुम हल्का मत समझो फिजियोथेरेपिस्ट को भी। अगर तुम अच्छे हो, डिपेंड करता है तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास क्वालिटी है जो औरों के पास नहीं है, तो एक सेटअप के एक बार जाने के 2,000 रुपए लेता है, ये नॉर्मल थेरेपिस्ट की बता रहा हूँ। अभी एक दांत में प्रॉब्लम थी, एक रूट कैनाल कराना था, तो भटका 25,000 रुपए एक दांत की रूट कैनाल के ले रहा है भाई, समझ रहे हो? उसके लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट 3 दिन पहले लगाना पड़ेगा, तब मुझे 3 दिन, और उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे नहीं गया, कैंसिल। नहीं आया क्या? आपको अपनी वैल्यू भी कराने पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं हाँ अच्छा कोई नहीं 1 घंटे बाद आ जाओ, बैठ कर देते हैं, तुम ठल्लू हो। समझ में आया? ये हो गया है डॉक्टर की, आप अपनी इंपोर्टेंस जिताने के लिए वो पेशेंट को बहुत वेट कराता है। आज की डेट में अगर आप इजीली अवेलेबल रहोगे सबके लिए, तो वैल्यू कम हो जाती है, और ये गलत है, ठीक है। इससे दूसरे को पर लोगों की सोच खराब हो चुकी है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब पर पता नहीं, मुझे खैर मुझे समझ में नहीं आती ये वाली बात, ठीक है, क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी है, ठीक है। अगर कोई चीज इजी हो रही है तो बेकार है, मुश्किल से मिल रही है बुरी चीज तो वो अच्छी है, समझते हो? हाँ अब यहाँ आ जाओ। तो इसलिए मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, तुम चाहे कहीं भी रहो, कुछ भी बनो, ये ध्यान रखना, जिंदगी जीनी है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैक्सिमम टाइम पर एक्टिव रखना है। सिंपैथेटिक का यूज मतलब जिंदगी में बहुत कम करना, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एक आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, एक है जो कि पूरी उन्होंने और कई मिलियन डॉलर लगा दिए हैं एज को रिवर्स कर कैसे किया जाए, ऑर्गन की एज को मेंटेन कैसे किया जाए। आपकी उम्र अगर 50 साल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके ऑर्गन की उम्र अगर 25 साल है तो आप जवान हो। नहीं आया समझ में? आया? आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, आपके ऑर्गन की एज क्या है? हाँ आपकी एज अगर 20 साल है, ऑर्गन की एज अगर 50 साल है, खत्म। नहीं आया क्या? तो आज की डेट में 2 टाइप की एज होती है, एक ऑर्गन की एज, ऑर्गन्स की एज, और एक अपनी रियल एज। तो रियल एज तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पर ऑर्गन की एज बड़ी खतरनाक वेरी कर रही है। अगर आप मेंटेन कर गए तो 50 में भी आप 20 के रहोगे, ठीक है। और सारा खेल ऑर्गन का ही तो है, जब मरता आदमी ऑर्गन की वजह से है, शरीर की वजह से नहीं मरता, शरीर तो माया है, दिखावा, असली तो वो अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन अगर आपके बढ़िया हैं तो आप एक्चुअल में यंग हो, और ऑर्गन को बढ़िया रखने में उसका आर्टिकल आया है पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक। जितना हो पैरासिम्पैथेटिक को ही मेंटेन रखो। यानी सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है? जब आपकी बॉडी ऐसा बिहेव करती है कि आपके लिए कोई इमरजेंसी है, आप परेशानी में हो, आप एंजाइटी के शिकार हो, आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है, आप घबराहट ले रहे हो, ठीक है, समझ में आया? तो सिंपैथेटिक आपका एक्टिव रहेगा, और सिंपैथेटिक कहीं ना कहीं
शरीर के ऑर्गन की ढंग से हालत खराब कर देता है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो बस वो ध्यान रखना है, हमेशा इसको एक्टिव रखना है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो इसको रखो। और अगर ये एक्टिव रहेगा तो चक्रास सुने होंगे आपने, चक्रास का कंसेप्ट, वो इसी से एक्टिव होते हैं। जब मैंने दोनों साइंस को मिक्स किया तब उसमें कहा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, सुने होंगे कभी मेडिटेशन जो करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन इज एनर्जी, ठीक है, कि कॉस्मिक एनर्जी को कैसे लेना है, ये तो पूरी दुनिया ही काम कर रही है इसके ऊपर, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कैसे कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो उसमें पैरा का रोल सबसे ज्यादा है। अगर आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट है तो आप क्या कोई ऐसे काम कर सकते हो एनर्जी वाले, सिद्धियों वाले, या कोई ऐसे जिसमें आप मतलब अपने चक्रास एक्टिवेट कर रहे हो, एक कोई सुपर नेचुरल पावर को अपने अंदर, ठीक है, एंटर करा रहे हो या उसमें डेवलप कर रहे हो, ये कभी नहीं करेगा भाई, हमेशा ये रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बॉडी तभी चीजों को गेन कर पाएगी जब ये होगा। इस टाइम पर आपकी गेनिंग कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। अभी भूकंप आ जाए इस बिल्डिंग के अंदर, तुम्हारा ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा। अब मैं करूँ नहीं नहीं भाई अभी पढ़ो, इरेक्शन की मैकेनिज्म चल रही है, आपके समझ में आएगी इरेक्शन की मैकेनिज्म, सर आपको इरेक्शन की पड़ी है, मरने वाले हैं अभी, समझ में आया। तो क्या चाहिए आपका पैरा, जब पैरा होगा तो आप हर चीज गेन कर पाओगे, बॉडी में चेंजेस आप कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, ये भाई हमेशा एक्टिव रखना है, वरना नहीं होता किसी का एक्टिव। मैं जानता हूं, मेरा भी टेंशन तो आई जाती है ना, पर फिर ध्यान रखना, नहीं नहीं पैरा एक्टिव रखना है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अगर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपने जीवन का और अपनी बॉडी का, तो क्या करना है, पैरा एक्टिव रखना है भाई। अगर आपको अपना और अपने जीवन का सच में सही तरीके से आउटपुट निकालना है, ठीक है, कहते ना कोई चीज खरीद के लाते हो यार, मैक्सिमम यूज कर लो उसको, आउटपुट मैक्सिमम निकल जाए, वसूल कर लो, वसूल, हाँ पैसा वसूल, समझ में आया। तो वसूल करना है तो इसको एक्टिव रखना पड़ेगा। अब समझो करता क्या है पैरासिम्पैथेटिक, ये समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक लोकल हार्मोन होता है, जैसे मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन बताया था, याद आपको, लोकल हार्मोन था प्रोस्टाग्लैंडिन। ऐसे ही लोकल गैसियस हार्मोन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, वो लोकल टिश्यू में होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ठीक है। अब देखो पेनिस के अंदर कोई बोन नहीं होती, कोई रिंग्स नहीं होती, ओनली ब्लड साइनस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है उन टिश्यूज के अंदर, इरेक्टल टिश्यूज के अंदर, ठीक है, उनको स्टूमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, बस इतना ही काम है इसका। अब सारा काम किसका है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगा, ये दो काम करता है, ये जितने भी जो ब्लड वेसल्स थे, साइनस थे, उनको डायलेट कर देगा बस, ठीक है। और साथ में स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स, ठीक है। जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा वहां पर तो स्मूथ मसल्स, ठीक है, इलार्ज होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें ब्लड का फ्लो, जैसे एक पॉलीथीन पड़ी है उसमें पानी भरना चालू कर दो तो पॉलीथीन एकदम, ठीक है, पानी भर जाएगा ना उसके अंदर, सेम वही चीज है। तो जो मैंने आपको टैबलेट बताई थी, क्या साल्ट टैबलेट, नहीं साल्ट टैबलेट 50 नाम होते हैं, साल्ट सेल्डेनाफिल सिट्रेट, वो सिर्फ एक ही काम करती है, इन लोकल टिश्यूज के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को स्टूमुलेट करती है। पर इसका दुरुपयोग क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप बाहर से स्टूमुलेट कराओगे तो नेचुरल स्टूमुलेशन इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ये टैबलेट अगर नॉर्मल केस में ली जाती है तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लीड करती है, लीड समझ में आ गया, हाँ बढ़ाती है, ठीक है। जैसे मानो कोई चीज आपके शरीर में बन रही है, ठीक है, नॉर्मल आप तो नहीं ज्यादा बने तो आप क्या करोगे, कुछ स्टूमुलेटर ले लोगे तो अपना बनना वो चीज छोड़ देगी। जब बाहर से स्टिमुलेशन से बन रही है तो अपनी तो प्रोसेस रुक गई ना वो वाली, तो वो चीज फिर बेस्ट बेकार हो जाएगी और फिर वो टैबलेट लेने पर ही आएगी, समझ रहे हो, जो ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एम्फेटामिन की बात करता हूँ और पढ़ाऊंगा ड्रग्स के अंदर, तो ड्रग्स की वजह से ही तो कहा जाता है ना कि ये जितने भी जो खतरनाक क्या थे, जो बहुत डांस करता था, क्या नाम था, माइकल जैक्सन, तो माइकल जैक्सन ड्रग एडिक्ट था, ठीक है, ड्रग तो लेता था वो, ठीक है, लास्ट टाइम भी पता चला ये वाली बात। तो इतनी इसमें एनर्जी थी, पर ड्रग की ओवरडोज, क्योंकि वो बिना ड्रग के फिर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिम्पे और वो क्या नाम है, क्योंकि सिम्पे ही काम कर रहा है इमरजेंसी में, और एड्रेनलिन, ठीक है, ये उन ड्रग से स्टिमुलेट होते हैं, क्लियर है, बिल्कुल हाइपर एक्टिवेट। फिर अगर ड्रग नहीं लेगा तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपको थका हुआ फील करोगे। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स सिगरेट पीते हैं तो उनके अंदर एड्रेनलिन का स्टिमुलेशन होता है, साइक्लिक एम्प भी बनती है एड्रेनलिन। अगर उनको सिगरेट, फिर वो तभी एक्टिवेट होगा जब वो सिगरेट पिएंगे, नहीं आया क्या, उससे पहले फिर नो डाउट सिगरेट पीने के बाद नुकसान है, कैंसर है, तमाम चीजें हैं, लंग्स खराब हो जाएंगे, एम्फाइसीमा हो जाएगा, इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, जवानी में ही बुढ़ापे जैसी हरकतें करेगा, ठीक है, पर उसे मतलब ही नहीं है, वो एडिक्शन, कुछ पल उन्हें ऐसा लगेगा यार मैं एनर्जी आ गई मेरे अंदर, बिना खाए पिए एनर्जी आ गई, कुछ पल,
समझ में आया? वो पल उसको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि एडिक्शन, नहीं मिलेगा तो मरेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसको आदत, लत लग गई कि यार वो एनर्जी चाहिए, वो नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो डोज बढ़ाएगा, समझ रहे हो, तो मौत के पास जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? मरना उसको नहीं कहते कि शरीर से मरना, मरना का बात है आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है, आप किसी काम के नहीं हो तो मरे समान हो। भाई यहाँ यहाँ पड़े रहने थोड़ा आए हो दुनिया के अंदर, कुछ करने तो आए हो, अपने अपने मोटिव एम लेके आए हो ना, कि तुम बस ऐसे ही मस्त तफरी करने आए हैं, कोचिंग कर लेंगे, कहीं पढ़ेंगे, फिर वहां तफरी करेंगे, मत इसलिए जन्म नहीं हुआ किसी का। अपना एक प्रॉपर मोटिव लेके आए हो, और मोटिव तभी होगा जब अपने शरीर का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करोगे, पैरासिम्पैथेटिक को यूज करके। ठीक है, वसूल करना है कितना, कोचिंग में आए कितने रुपए दिए, 70,000, 60,000, 60,000, किसी ने 70 भी दिए, ठीक है, हाँ ठीक है, अब चुप रहो, ठीक है, कोई 50, कोई 60, कोई 70, पता नहीं क्या है, ठीक जो भी है, ठीक है, मतलब कुछ फ्री वाले बच्चे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, होते हैं, ठीक है, पर बोलना मत, फ्री वाले भी, ठीक है, होते हैं, वो तो सब जगह स्कॉलरशिप भी होती है, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है, हाँ स्कॉलरशिप के बेस पर। तो अब तुम्हें क्या मन में आएगा कि यार मैंने 50 दिए, 60 दिए हैं, या मैं जो भी फ्री में भी आया हूँ 10,000 तो दिए होंगे, फ्री वाले को 10,000 तो शायद देने पड़ेंगे, ठीक है, वसूल करूंगा पूरे के पूरे। नहीं आता मन में? अरे आता है भाई, ठीक है, इस वसूल के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, ज्यादा रोटी खा जा रहे हो वहां पर कैंटीन की, मजाक नहीं है, क्योंकि पैसे दिए हैं भाई, तुम कैसे छोड़ दोगे एक टाइम रोटी? मैं कहूंगा भाई शाम को रोटी मत खाना, ठीक है, पढ़ाई करनी है आपको, हल्का हल्का फ्रूट्स खाना। सर कैसी बात कर रहे हो, पैसे दिए 2 टाइम के, आप कह रहे हो रोटी नहीं खाना, मैं एक रोटी ज्यादा खा के आता हूं, वसूल करना है ना। मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा ही होता है, अब तुम मानो या ना मानो, ठीक है, मैं अपनी बता दे रहा हूं, चलो मैं घर में 2 रोटी खाता हूं शाम को, ठीक है, अच्छा बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, हमारे यहाँ एक चोखा जीवन है, ठीक है, चोखा जीवन आगरा में, ठीक है, प्योर, बिना लहसुन बिना प्याज का, ठीक है, एकदम नहीं वो पुराना गांव जैसा स्टाइल है, गोबर से लिपा हुआ, ठीक है, वो पगड़ी पहन के लोग आएंगे राजस्थानी स्टाइल में, घर का खाना खिलाते हैं, घर का खाना, गरम गरम चपाती एकदम मक्के की और सब सारी की सारी। तो रात में 10 बजे भी जाऊंगा ना, तो कम से कम 6 रोटी खा के आऊंगा मैं। नहीं आया क्या? क्योंकि वो थाली देगा, ठीक है, 350 रुपए की एक थाली देगा, तो 350 रुपए वसूल, अब 2 रोटी खा के वसूल थोड़ी ना हो जाएंगे, और सुबह देखेंगे जो होगा होगा, आज मैं 6 रोटी खा के जाऊंगा। नहीं आया क्या? तो जो मेरी सोच ऐसी हो जाती है, तो तुम तो बच्चे हो, देखो झूठ नहीं बोलना, एक्चुअल में यही है, समझ में आया, रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो बस ये चीज यहां पर भी लगानी है, सब जगह लगानी है, पढ़ाई के लिए लगानी है, खाने के लिए लगा रहे हैं तो पढ़ने के लिए लगानी है, ठीक है, और अपने बॉडी का मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए लगानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बच्चे हुए जो भी है, 5-6 महीने बचे, 5 बचे हैं, अरे ये महीना भी जोड़ो ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं, चलो 4.5 महीने हैं, तुम डर जाते हो यार, तो सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो यार, ठीक है, 4.5 महीने तो हैं, पूरे हैं भाई, और 4.5 महीने बहुत होते हैं, तो इन 4.5 महीने के अंदर पैरा को एक्टिवेट करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। अरे मुझे पता है नोट्स बनाने में टाइम लगता है, पर नोट्स तू कब तक बनाएगी? जनवरी तक बनाएगी बस, ठीक है, फरवरी तक मान लो, ठीक है, तो थोड़ा कम कर देते। देखो कुछ ऐसा सोचो कि आपका पैरा एक्टिवेट रहे, तुम हमेशा वो सोचते हो तुम सिंपल एक्टिवेट कर लेते हो, मैंने क्या कहा, हमेशा पैरा को ढूंढो, ठीक है, रिलैक्स मोड में आओ, ठीक है, पर अंदर से सीरियस रहो कि यार मुझे आउटपुट निकालना है, मुझे आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो मैं सच कह रहा हूँ, नोट्स बनाने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें 3 महीने ईमानदारी के दे दिए जाएं, कमरा बंद करके, तुम फोड़ दोगे बहुत अच्छी रैंक, 3 महीने, जिन 3 महीने के अंदर पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, कमरा बंद करके, ताला लगा करके, नो डिस्टरबेंस, सिर्फ खाना मिलना चाहिए आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है, खाना भी हल्का हल्का, वसूल नहीं करना उस समय कुछ भी, ठीक है, सिर्फ वसूल होगा वो सिलेक्शन के बाद, सिर्फ हल्का हल्का खाना, ठीक है, आपको सुबह से लेकर के, ठीक है, सुबह जितनी जल्दी उठ सकते हो 12-1 बजे तक अपना पूरा प्रॉपर एक बार रिवीजन मारना है, पूरा शेड्यूल बना करके, 2 सब्जेक्ट का जैसे भी है, और बचे हुए टाइम के अंदर प्रॉपर 3 घंटे रोज एक मॉक लगाना है, चाहे कोई कुछ कहे ना कहे, एक मॉक टेस्ट पर डे लगाना है, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसके नंबर काउंट करने, और नंबर काउंट करने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है कि नंबर कम आए तो क्यों आए, अलार्म वॉच लगा करके ओएमआर पर, ठीक है, बस उसको पॉइंट्स को लिखना है, और अगले मॉक टेस्ट में अगले दिन ये वाली चीज रिपीट नहीं करूंगा, फिर अगले दिन ये चीज अब रिपीट नहीं करूंगा, 10 मॉक टेस्ट में तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे, पर तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, और अगले 10 कराओगे और ऊपर पहुंच जाओगे, अगले 10 कराओगे और ऊपर पहुंच जाओगे, 30 मॉक टेस्ट लगा लोगे, रोकने वाला पैदा नहीं हुआ तुम्हें, ठीक है,
ये करना पड़ेगा, लास्ट 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। मैं तो 30 मॉक की बोल रहा हूँ, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने 90 दिन, 90 दिन में तो फोड़ दोगे ना क्या। तो ये तरीका याद रखना है, पर इसको रखोगे। जैसे तुमने इसको एक्टिवेट किया, सब कचड़ा। तुम अगर एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते थे, घबराहट में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, जीरो, एकदम जीरो। ये कुछ नहीं करने देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया सिंपे और पैरा। अब कुछ है ही नहीं, एक लाइन का है। सिंपे क्या काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड को इन लोकल टिश्यू। स्टिमुलेट secretion of NO in local tissue of penis। इसके सीक्रेट होते ही क्या काम होगा, तो काम डायलेशन। ये कौन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस। अरे भगवान, ब्लड साइनस। नंबर 2, relaxation of smooth muscles of penis। बस जैसे 2 काम होना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स रिलैक्स होंगे, ब्लड साइनस डायलेट होंगे, तो ब्लड का फ्लो साइनस में बढ़ जाएगा। और जैसे ब्लड का फ्लो साइनस में बढ़ जाएगा तो क्या काम होगा इसके बाद, जरा बताओ क्या काम होगा उसके बाद, इरेक्शन। ये दोनों चीजें किसको लीड करने वाली हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन साइनस, ये किसको लीड करेगा, इरेक्शन। इरेक्शन कभी भी पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पर नहीं होगा, इरेक्शन हमेशा रिलैक्स कंडीशन में होगा, यानी हमेशा पैरा काम करेगा इसके लिए। हाँ, इजैकुलेशन हमेशा सिंपैथेटिक करेगा। कहाँ पर डालूं, नाइट्रिक ऑक्साइड भाई, एनो नहीं आते हैं, तब से ये तो बता रहा हूं मैं। अगला, अगर सिंपैथ, अच्छा हाँ, दोनों बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी सिस्टम पढ़ना ऐसा नहीं हो सकता कि पैरा और सिंपैथ साथ साथ काम कर रहे हो। या तो सिग्नल पैरा से आएगा या सिंपैथ से आएगा, सिंपैथ से आएगा तो पैरा से नहीं आएगा, पैरा से आएगा तो सिंपैथ से नहीं आएगा, दोनों एक साथ कैसे काम कर लेंगे भाई, ठीक है। अगर ये काम कर रहा है और ये एक्टिव हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा भाई, ठीक है। यानी इजैक्यूलेशन हुआ तो इरेक्शन का कोई काम नहीं है, फिर तुरंत नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सिंपैथ किसको स्टिमुलेट करने वाला है, स्टिमुलेट पर ये ध्यान रखना, कसम खा लेना अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तुमने, मैं कम से कम 30 की बात कर रहा हूं, इस कम से कम मिनिमम मतलब मरे टूटे 30 की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट का मतलब फुल टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, बिल्कुल नीट पैटर्न से विद एनालिसिस, ठीक है। ऊपर तुम चाहे 50 ले जाओ, लोग 55 देते हैं, वैसे बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने 50-55-50% बताया, तो मेरा बिल्कुल मरे गिरे, मतलब बिल्कुल इतने तो देने ही देने हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। और थोड़ा अच्छा चीज चाहिए तो 50-55 क्रॉस करने होंगे, इतने मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, कम आएंगे डरना नहीं है मार्क्स पर, देने हैं और फिर काम करना है उस पर, देने हैं जो कमी आएगी उस पर काम करना है, मैं पक्का कह रहा हूं निकल जाएंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट है। अब 55 तो नहीं होंगे यहाँ पर, जितने होंगे तुम यहाँ दो, बाद बाकी के, ठीक है, दे लो, कर दे लो, मतलब हाँ फुल लेंथ वाले कुछ हम प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें, ठीक है, पर वो सिलेबस खत्म होने की बात देंगे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक क्या काम करेगा, स्टिमुलेट किसको करेगा, सिंपैथेटिक, कॉन्ट्रैक्शन इन। अच्छा, इजैकुलेशन कैसे होता है एक बार देख लो, मान लो टेस्टिस है, टेस्टिस के क्या होगा, ऊपर एपिडाइमिस, ये वास डिफरेंस, समझना मेरी बात, ये कहां खुलेगी, यूरेथ्रा में, और इस पूरे सिस्टम के अराउंड क्या होते हैं यहाँ पर, स्मूथ मसल्स। तो सीधी सी बात है, अगर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी,
यहाँ पर क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी। तेज सीमन का यहाँ से होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर, इसको क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होगा, वेव से सीधा बाहर, ठीक है। ये कौन कराएगा, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या काम करने वाला है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट contraction in smooth muscles of epididymis vas deferens ejaculatory duct, ठीक है। इनकी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती क्या होगा, ejaculation। अरे भगवान, ejaculation of C। बस सिंपल और पैरा याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। मैं थोड़ा सा कंपाइल करके लिखा दूंगा, जैसे लिखाता हूं मैं, उससे फायदा रहेगा थोड़ा सा आगे चीजों के अंदर। जैसे अरे चाय में काढ़े पी रहा हूँ इतने सारे, गला लाल हो गया है काढ़ा पी पी के। गरम है, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं बोल देता हूँ। कोई बटन होता है ना यहाँ पे, चलो बोल देता हूँ, बाद में पियेंगे पढ़ाने के बाद। नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। कितनी एसेसरी ग्लैंड थी, 3, हाँ। 12 आप पैरासिम्पेथेटिक क्या, नहीं 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 नहीं, सारा खेल रिसेप्टर का है, ठीक है। यहाँ पैरासिम्पैथेटिक यहाँ के रिसेप्टर को मतलब स्टिमुलेट कर, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। हर जगह नहीं, सबका अलग अलग सिस्टम है ना, ठीक है। तो वो क्या काम करेंगे, जहाँ उसके रिसेप्टर होंगे वहां बाइंड करेंगे, रिसेप्टर्स बाइंड करते ही अपना मैकेनिज्म चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ, पर रिसेप्टर्स के बहुत सारी जगह होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड के रिसेप्टर कार्डियक मसल्स में भी होते हैं। आप कोई भी ऐसा कुछ चीज लो जो हार्ट बीट बढ़ाता है, जैसे कई लोग फैट बर्नर लेते हैं, सुने होंगे, ठीक है। कैफीन बहुत ज्यादा होता है इनमें, जानती है, हाँ। कैफीन, कैफीन तो समझते हो ना, हाँ। मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। अगर तुमने फैट बर्नर ले लिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो अगर तुम दिल के कमजोर हुए तो हार्ट अटैक तक आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, एकदम 150 कर देगा, ठीक है। समझ में आया। तो जितने भी सेल्टनाफिल सिट्रेट बता रहा हूँ ना, सेम मैकेनिज्म ये करता है। अगर कोई दिल का कमजोर हुआ खेल खत्म, समझ में आया। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रही है, तो उसका असर जहां जहां रिसेप्टर होंगे वहां वहां सब जगह होगा भाई, समझ में आया। तो बॉडी में जहां रिसेप्टर होंगे वहां रिसेप्टर से काम होता है ना, ठीक है। तो आंखें थोड़ी लगी हार्मोन की, यहीं जाऊंगा मैं, उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं करूंगा, तो जहां होंगे वहां बाइंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबका इफेक्ट डायलेशन पर पड़ता ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सेल्टनाफिल सिट्रेट लेते हो सीधा हार्ट पर असर पड़ेगा भाई, और हार्ट कमजोर है तो सेल्टनाफिल सिट्रेट ही जान ले लेगा। मैं मजाक मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, तुम खुद अभी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के बाद। हाँ, अरे नॉर्मल कैफीन आप पियोगे तो क्या होता है, क्यों पीते हो कैफीन, कॉफी क्यों पीते हो, सर नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करना है, बीपी बढ़ाना है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, ये तो करते हो ना। ऐसे तो होता है ना, नहीं नहीं बाद में दियो चलते वक्त, ठीक है। ऐसे तो करते हैं ना, दे दे यार, भूल जाओ, सही चीज है यार, कॉफलेट, ठीक है। तो क्या होता है उस समय, किसने दी, थैंक यू, ठीक है। हाँ, टीचर देते हैं टॉफी, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ टॉफी, ठीक है। टॉफी नहीं है, ये कफ, हाँ दवा है, स्ट्रेप्सिस नहीं है, कॉफलेट है, हिमालय की, अच्छी है, मुंह में रखनी चाहिए अगर गले में कफिंग हो रही है तो, ठीक है। वापस आ रहा हूँ, ठीक है। क्या कुछ कह रहा था मैं, कॉफलेट से गड़बड़ हो गई। कैफीन, तो अगर तुमने उसी कैफीन को कंसंट्रेट फॉर्म में ले लिया तो हार्ट बीट इतनी तेज हो जाएगी पूछो मत, समझ में आया ना।
वो कैफीन होता है। क्योंकि एक केस है मुझे याद है सीकर का, ठीक है, सीकर में वहाँ जिम थी, वहाँ मतलब गर्ल्स बॉयज सब आते थे, ठीक है, वहाँ मतलब एक्चुअली वहाँ का माहौल सिर्फ टीचिंग वाला माहौल है, वहाँ सिर्फ टीचरों से चल रहा है सीकर, ठीक है, तो सारे टीचर्स ही आते हैं वहाँ पर, सारे डायरेक्टर्स टीचर सब मिलते हैं। तो एक फीमेल ने, ठीक है, हो सकता है ट्रेनर से पूछ करके कैफीन ले लियो, मतलब थोड़ा वेट था, रिड्यूस करना था, तो उसकी हालत खराब हुई थी, इसलिए मुझे याद है उसकी हालत इतनी खराब हुई थी, तब ट्रेनर ने कहा कि कितना ले लिया आपको बता, तब दूसरे ट्रेनर आए, उन्होंने ट्रेनर को भी डांटा कि आपको कैफीन हर किसी को नहीं देनी है, पहले उसका कार्डियक स्टेमिना पता करना है कि कार्डियक स्टेमिना है नहीं है, और कार्डियक स्टेमिना नहीं है, आप फैट रिड्यूस करने के लिए सबको कैफीन बांट दे रहे हो, बोल दे रहे हो, तो उसको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है हार्ट में। तो उस समय सबके सामने फिर उसको रिस्ट्रिक्शन दी उसने, जो था जो ट्रेनर मेन ट्रेनर था जयपुर से आता था, तब उसने बताया कि मतलब सारे लोगों को जितने भी थे कि कैफीन मत लेना, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, सीधे सीधे हार्ट पर असर पड़ करता है, तो आपका अगर स्टेमिना ठीक है, ठीक है, आप रनिंग करते हो थोड़ी सी, ठीक है, आप झेल सकते हो उसकी डोज, तो ही डोज लेना पूरी की पूरी कैफीन की, तो कैफीन बहुत नुकसान करती है तुम्हारे लिए, तो बहुत नुकसान करती है, नींद उड़ा देती है, इंसोम्निया हो जाता है कैफीन ज्यादा लेने से। आ जाओ, इंसोम्निया जानते हो, नींद ना आना। जब तुम्हारी एज पे था मैं सोचता था काश कोई गोली मिल जाए से नींद ना आए, और आज मैं तड़पता हूं काश कोई गोली मिल जाए जो मुझे सुला दे। अभी तुम्हारी एज पे लग रहा है तुम्हें, जो सोते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। अब आ जाओ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, छोड़ो छोड़ो मेरी बात छोड़ो, घर पे जाकर के गूगल सर्च कर लेना दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिसिन किसकी बिकती है, इंसोम्निया की बिकती है, नींद की। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर दुनिया की बात कर रहा हूं। नंबर 1 इंसोम्निया की मेडिसिन बिकती है, तुम अंदाजा लगा लोगे पूरी दुनिया परेशान है नींद ना आने से। अरे भाई तुम लकी हो, तुम्हारी एज पे ही है जो कुछ है। आगे आगे जब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, 3-3 दिन आंखें लाल करके जब उसमें लगेगी इमरजेंसी में, जगने की आदत, तब तुम कहोगे काश पुराने दिन वापस आ जाएं। देखो, सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, 2, प्रोस्टेट कितनी होती है, 1, 2। मैं आपसे कहूं बेटा सीमन क्या होता है, सीमन, तो सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस फ्लूइड ऑफ 3 ग्लैंड्स, क्योंकि इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड के लिए हमने एक टर्म यूज किया, सेमिनल प्लाज्मा। समझ रहे हो ना, इन तीनों के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सीमन इज इक्वल टू क्या होता है, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। समझ गए ना मेरी बात, यानी सीमन के अंदर दोनों चीज आ गई, स्पर्म भी आ गए और तीनों ग्लैंड का फ्लूइड भी आ गया। बस बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक लौती ग्लैंड है, समझना, जिसका फ्लूइड स्लाइटली एसिडिक होता है, प्रोस्टेट, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ऑल ओवर सीमन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, एल्कलाइन। कोई डाउट, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, कलर पे क्वेश्चन आता नहीं पर मैंने लिख दिया है, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसमें फ्रक्टोज मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसमें कैल्शियम आयन मिलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो मैंने कुछ और भी पॉइंट ऐड कर दिए हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से, कि टोटल सीमन का 60 से 70% तो ये बनाएगा सेमिनल, हाँ ये कम बनाता है पर इंपोर्टेंट बहुत है, ये मैंने बस ये जरूरी है, एल्कलाइन है, जबकि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच कितनी है 6.5, ये 7.4, समझ जाओगे। येलो विस्कस फ्लूइड है, ये मिल्की फ्लूइड है, याद रख लो तो रख लो, एक मैंने बस बता दिया है, पुराने क्वेश्चंस आते थे इस पॉइंट पर, अब नए नहीं आएंगे। हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रक्टोज, ये पूछेगा फ्रक्टोज किसके अंदर होता है, सेमिनल प्लाज्मा में। कैल्शियम और फॉस्फेट किसके अंदर होते हैं, समझ, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर, क्लियर है बिल्कुल। सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, ऐसा लगेगा कि सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन तो सेमिनल फ्लूइड में होगी, नहीं आई क्या, जबकि किसमें होती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, यहां तुम कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। ये एक तरीके से एंटीबायोटिक होती है, ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है, बस ध्यान रखना इन्फेक्शन वगैरह से, क्योंकि जिस ट्रैक से निकलेंगे वहां पर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, नेचर चाहती है वो प्रोटेक्टेड रहे। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन, सीमन हमेशा क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है, उस क्लॉटेड सीमन को वेजाइनल ट्रैक में एसिडिक मीडियम में डीक्लॉट किया जाता है, उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होंगे,
ये एडिशनल पॉइंट्स है, पर जो मैंने अंडरलाइन किए ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें तो ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता इसका, ठीक है। ये लुब्रिकेंट का काम करता है और यूरिन की वजह से जो यूरेथ्रा की पीएच एसिडिक हो जाती है ना, उसको एल्कलाइन करता है, जिससे कि स्पर्म जब वहां से निकले तो एसिडिक मीडियम में कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। तो एक ही काम है इसका, न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। बस ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि सीमन क्या होता है, सीमन की टोटल पीएच कितनी होती है और सीमन सिंगल इजेकुलेशन में कितना निकलता है, उसमें कितने स्पर्म होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के जो आपको पता होनी चाहिए। एक इजेकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, समझ रहे हो, इतने मिलियन चाहिए, उनमें से कोई एक सेलेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 में से किसी एक को सेलेक्ट करेगी नीचे ना, मिलियंस में से एक को सेलेक्ट करेगी। समझ में आया, हम सब मिलियंस में से एक के सिलेक्शन के रिजल्ट हैं, करोड़ों में एक। समझ में आया ना, समझ में आया। तो हम बेकार कैसे हो सकते हैं, समझ में, बेकार कैसे हो सकते हैं, ठीक है। हम बेस्ट हैं और प्रूव करके दिखाएंगे भाई। 4.5 महीने बहुत होते हैं भाई, आई या नहीं आई, हाँ बहुत होते हैं, सच कह रहा हूं। फरवरी में गारंटी मेरी है कोर्स खत्म करने की, समझ में आया। नहीं मैं जनवरी में भी कर सकता था, ठीक है, नहीं मैं कर सकता हूं अपना, ठीक है, ठीक है, पर फरवरी में होने दो तसल्ली से, अच्छे से, समझ में आया, समझते हुए, जिससे कि मार्च अप्रैल आप बढ़िया तरीके से 60 दिन मिलेंगे। जो सोवे सो खूब है, उसको पीछे बैठ गया, समझ गया सोने के लिए बैठा है पीछे। आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस। नींद तो नहीं आ रही किसी को। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक अंतर है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, लेट स्टार्ट होती है मानता हूं, ठीक है, पर लेट तक चलती है, ठीक है। लाइफ टाइम समझ लो, मतलब 80 साल तक मान के चलो इंसान की जो उम्र है वहां तक, पर लेटेस्ट जो उम्र है वो घट गई है, 67-8 के आसपास रह गई है, समझ रहे हो ना, हाँ 70 मान लो, 60 इतनी मत कर, 67-68 एवरेज उम्र है, ठीक है। अब दिल्ली से मतलब नहीं है, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। हाँ दिल्ली में तो घटेगा ही, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, चलो खैर, ऑल ओवर में बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ जहां पर, अब जहां पर आ जाओ, ठीक है। ये लास्ट तक चलेगी, पर oogenesis उल्टा है, वो जन्म से पहले ही चालू हो जाती है, बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाती है, पर बहुत लंबी नहीं चलती है, 50 साल तक, क्योंकि 50 साल के बाद ओवरी में जितने भी ओवा होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओवरी खराब नहीं होती, हार्मोन निकलना बंद नहीं होते, समझ, फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं, पर जो हार्मोन फॉलिकल डिपेंडेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, समझ में आ गया, कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका दूसरा सोर्स एस्ट्रोजन का हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड भी है, ठीक है। हाँ यहां तक समझ में आया, ये डिफरेंस समझ में आ गया। एक स्पर्म को मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं भाई, समझ में आया, हाँ बहुत दिन लगते हैं, खाया पिया बर्बाद नहीं करना होता है, समझ में आया, क्योंकि मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है सही मायने के अंदर, समझ में आया। तो 65 से 75 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा समझ में। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, नहीं आया क्या, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, नहीं आया, मियोजेनेसिस जिसमें मैच्योरेशन हो रहा है, कुछ डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, नहीं समझ में आया, लाइक अ मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से वो चेंज हो गया ना, अरे लार्वा अलग होता है, ये कैटरपिलर का लार्वा देखा होगा, ठीक है, बटरफ्लाई वगैरह, कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बन जाती है, देखा होगा आपने, टीवी में देखा है काफी, ठीक है। तो हाँ, तो ये बिल्कुल ही कैसे होगा भाई, नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक है। हम बात किसी कर रहे थे यहाँ पर, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, क्लियर है बिल्कुल। तो साइटोजेनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है,
स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर अलग होता है और प्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो कंपाइल कराऊंगा मैं। तो पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके हम लेके चलते हैं मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब साइटोजेनेसिस में मैंने बताया था अंदर क्या थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बेस पर क्या लगा हुआ है, अरे स्पर्मेटोगोनिया। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बेस पर क्या लगे होंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया की बात करता हूं तो ये स्पर्मेटोगोनिया अपने को मेंटेन कैसे रखते हैं, अपने को मेंटेन कैसे रखते हैं, माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन रखते हैं, माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन रखते हैं। समझना, स्पर्मेटोगोनिया हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड, 2n 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 2n। कौन सी डिवीजन हो रही है यहां पर, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसके बेस पे लगे हुए हैं और मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, आ गई ना भाई। अगर मिलियंस एक बार में निकल रहे हैं तो मिलियंस एक बार में बन भी रहे हैं, समझ में आया। हाँ, क्योंकि ऐसे मेंटेन करते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, इनमें क्रोमोसोम नंबर है 46। मतलब कैसे लिखोगे 46 को, 44 प्लस एक्स वाई। ये सब जानते होगे, अब तो कोई डाउट है ही नहीं, बच्चों वाली बात है तो ठीक है। अब इंतजार होता है प्यूबर्टी का, ये चल रही है प्रोसेस। इंतजार किसका है, प्यूबर्टी का, परिपक्वता का। जब प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तो क्या होगा, पिट्यूटरी। किसको पता है, किसको पता है कि प्यूबर्टी आ गई, भाई 13 साल का 14 साल का हो गया, अब स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, ठीक है। किसको पता है, ब्रेन को पता है भाई, जो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर रहा है। हाइपोथैलेमस को पता है, जो पिट्यूटरी को मेंटेन कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहेगा कि भाई तेरी बारी, अब तुझे क्या रिलीज करना है, एलएच और एफएसएच। तब पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी यहां पर, एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ही रिलीज होंगे, ठीक है, एलएच एंड एफएसएच। यानी ये हार्मोन इस मैकेनिज्म को इंड्यूस करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि एलएच आप जानते हो, एलएच किसको स्टिमुलेट करेगा, लिडिक सेल को। लिडिक सेल किसको रिलीज करेंगे, एंड्रोजन को। एंड्रोजन क्या काम करेंगे, इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे कि भाई अब समय आ गया, अब समय आ गया, तुम्हें आगे बढ़ना है, मियोसिस आगे करनी है, और चालू होगी मियोसिस फर्स्ट, जिसमें इन स्पर्मेटोगोनिया, ये कौन है, अच्छा लिखा नहीं नाम मैंने इनका, है ना। ये सब क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया, ये सब दिख रहे हैं आपके, स्पर्मेटो अच्छा इधर, ये सब दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या काम करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, साइज को बढ़ाएंगे। साइटोलॉजी सब पढ़ चुके हो मेरी समझ से। सेल तभी डिवाइड करती है जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, हाँ या ना।
सेल डिवीजन के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल डिवीजन के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल डिवीजन के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल क्यों डिवाइड करेगी? कौन है सेल को डिवाइड कराएगा? अरे ये रेशियो बिगड़ गया, इस रेशियो के बिगड़ने से क्या होगा? जो सेल डिवीजन करेगी, कौन है सेल को डिवाइड कराएगा? हाँ, तुम पिट जाओगे। साइक्लिन्स, साइक्लिन्स कौन? साइक्लिन्स, क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तो होते हैं ना सेल के पास, एंजाइम तो होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो जैसे ही न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म से हट जाता है, तुरंत क्रोमोसोम एक प्रोटीन को बनाता है, इनको बोलते हैं साइक्लिन। सिलेबस क्या होता है? साइटोलॉजी, सेल साइटोलॉजी तो है। कोई नहीं, अब कैंसर तो समझ में नहीं आएगा बिना इसके भाई। कैंसर में तो अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाओगे ना, तो अनकंट्रोल ग्रोथ क्यों हो रही है? साइक्लिन, साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। भाई ये तो हमें पता है ना भाई, एक सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ रहा है तो सेल डिवाइड क्यों कर रही है भाई? बेसिक तो पता होना चाहिए ना। सेल इसलिए डिवाइड कर रही है कि जैसे रेशियो बिगड़ेगा, क्योंकि अभी कैंसर पढ़ाने वाला हूं, उसमें ये तो पता होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे, समझना है। एनसीईआरटी में नहीं है चीजें, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, पर कंसेप्टली समझने पड़ेंगी, तभी तुम एक्चुअल में वो कोरिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे, तभी वो चीज इजी होगी। तो रट्टाफिकेशन से तो फिर तुम हर बार रटोगे ना। तो सीधी सी बात है, जैसे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ेगा और न्यूक्लियस का कंट्रोल हटेगा साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस कुछ तो करेगा ना, तब न्यूक्लियस एक प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि डीएनए होता है इसके पास। कौन सी प्रोटीन बनाएगा? G1 साइक्लिन। हर फेज की साइक्लिन अलग होती है, एक साथ दो फेज की साइक्लिन बन नहीं सकती बॉडी के अंदर। जीवन साइक्लिन जब टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तब एस साइक्लिन बनेगी। अगर जीवन साइक्लिन है तो कभी जिंदगी में एस साइक्लिन बन नहीं सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब एस साइक्लिन खत्म हो जाएंगी तब G2 साइक्लिन बनेगी, तभी G2 फेज चलेगी। समझ में आया? अगर गलती से कहीं जीवन फेज में कोई मिस्टेक है तो सेल गलती से भी एस फेज में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जीवन साइक्लिन के ब्रेकडाउन को ब्लॉक कर देगी। अगर जीवन साइक्लिन का ब्रेकडाउन हो गया, यूबिक्विटाइजेशन हो गया, तो सेल कभी भी एस फेज में नहीं जाएगी, एस फेज ब्लॉक हो जाएगी। इसको चेक पॉइंट बोलते हैं, जीवन चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट। समझ में आया? चेक पॉइंट तो पढ़े हैं ना? हाँ, तो वही तो है जीवन साइक्लिन, G2 साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये तो चेक पॉइंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मतलब बेसिक समझना है आपको जीरो लेवल का कि क्यों कर रही है। छोटा बच्चा पूछता है ना, सर डिबेट क्यों? छोटा, तुम तो बुजुर्ग हो गए, 11th का बच्चा होता तो पूछता, उसमें क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि सर क्यों, हर चीज क्यों। ठीक है, तो उसके लिए ये सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस का कंट्रोल हट रहा है, तब न्यूक्लियस बनाएगा साइक्लिन। समझ में आया? जैसे ही साइकिल, अब इसका साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। जैसी साइज इंक्रीज होगा, अब इसका भी एक नाम है, क्या नाम बोलोगे इसको भाई? स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटो साइट। अब यहां से मैंने बताया, अब यहां से क्या होगा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ा। अरे बोल तो दो भाई। जैसे रेशियो बिगड़ा तो बच्चा मुझसे कहता है सर आप एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से पढ़ा देते हो। अब बताओ, तुम्हें अगर मैं कंसेप्ट नहीं बताऊं तो तुम्हें एनसीईआरटी याद कैसे रहेगी? अगर मैं एनसीईआरटी ऐसे ही से पढ़ा दूं तो अगले साल तुम्हें फिर से एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगी, क्यों? कंसेप्ट ही नहीं सेट होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी यही मेरी कमी है, थोड़ी सी एनसीईआरटी से हम बाहर निकल जाते हैं ना, थोड़ा सा। वो नहीं निकलेंगे तो तुम एनसीईआरटी सही मायने में नहीं समझ पाओगे, मतलब समझने की है। ठीक है, एनसीईआरटी डीप लर्निंग में कोशिश की है मैं थोड़ा समझाने की। साइज जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियस से कंट्रोल हटेगा, कि कंट्रोल एक अवधि तक, एक एरिया तक होता है, तो इसको मजबूरी है कि भाई अब जहां मैं, यानी जब जिला बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो अधिकारी दो चाहिए भाई। अब एक अधिकारी नियंत्रण नहीं कर पाएगा, जिले को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तेरा इलाका ये मेरा इलाका, अब कंट्रोल अच्छे से करना है। वही वही सेम वही है। तो अब यहाँ भाई, यहां पर तुम जानते हो जब मियोसिस होती है तो पहली मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है या इक्वेटोरियल डिवीजन होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है भाई। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा यहाँ पर? आधा।
क्या हो रही है ये? मियोसिस फर्स्ट। अब यहां से दो छोट भाई जो पेरेंटल साइज है उसके दो सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे? अब क्रोमोसोम में बताओ कितना होगा? आधा होगा या पूरा होगा? आधा। 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 अब क्या बोलोगे इनको? क्या बोलना चाहोगे इनको? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलोगे? सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या क्या हो सकता है? या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। कुछ और बन सकता है क्या इसके अलावा? नहीं बन सकता। हाँ, पर अब अगली डिवीजन भी तो होनी है। अरे हाँ है ना। वो कैसी होगी? मियोसिस टू। मियोसिस टू अगर हम बात करते हैं वो इक्वेटोरियल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इक्वल टू माइटोसिस। कितने सेल बन जाएंगे? कैसे होंगे? अब बताओ, आई या नहीं आई? आई। आई। इसको क्या बोलना चाहोगे? ये भाई क्या है? इस पर मैटेस। कैसे होते हैं स्पर्मेटेड? हेप्लॉइड या डिप्लॉइड? बहुत बढ़िया, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड को कैसे लिख सकते हो? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। आई। तो एलएच ने अपना काम दिखा दिया, अब बारी किसकी आई? आगे की कहानी कौन मेंटेन करेगा? करा दें? ये क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस, साइटोप्लाज्म की जेनेसिस। साइटोप्लाज्म कंटिन्यू डिवाइड करके बन रहा है, नहीं है? माइटोटिक डिवीजन करके बन रहा है, मियोटिक डिवीजन करके बन रहा है, मियोटिक डिवीजन करके बन रहा है, नहीं आया? जीनेसिस। क्लियर है बिल्कुल? अब आएगी दूसरी मैकेनिज्म जिसमें स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं हम? स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ। बिल्कुल, तो करा दें? एक सेल को उठा लूं यहां से मैं, जो एक के संग होगा वही सबके संग होगा। एक को उठा लेते हैं, एक को उठा लिया हमने, लो ये आ गया भाई स्पर्मेटेड। कौन आ गया? स्पर्मेटेड। नॉर्मल सेल जैसा होता है, हल्का सा एक ये भी होता है, सेंटर में इसके पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमेटिन होंगे। कौन होंगे? बोल दो भाई। क्रोमेटिन, बहुत सही। ठीक है, और क्रोमेटिन जब होंगे तो साइटोप्लाज्म ही होगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। धीरे धीरे गोल्जी बॉडी क्या बनाते हैं? गोल्जी वेसाइकल्स। गोल्जी वेसाइकल्स। ये अपना काम कर रहे हैं, करने दो इन भाई को। हम्म, हाँ। आगे क्या बनेगा यहाँ पर? देखो, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जानते हो ना? दो सेंट्रियोल के मिलने से क्या सेंट्रोसोम के अंदर मेम्ब्रेन होती है? बहुत बढ़िया। तो ये हम बना देते हैं सेंट्रियोल। ये डॉट 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 डॉट, दोनों भाई साथ साथ रहते हैं, ठीक है? जरूरत पड़ने पर अलग हो जाएंगे, फिर साथ साथ आ जाएंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगा इनके पास। हाँ या ना? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल है, ये सब चीजें हैं इनके पास, ठीक है? तो ये गोल्जी बॉडी से, अच्छा यहाँ, अब यहाँ आ जाओ, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर लिख तो दूं मैं इसको पहले। ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। ये क्या नजर आ रहा है आपको? न्यूक्लियस। ये क्या नजर आ रहा है आपको? सेंट्रोसोम। अरे यार, सेंट्रोसोम।
ये क्या नजर आ रहा है आपको? माइटो, इसमें कोई डाउट है? और ये स्ट्रक्चर किस चीज का बना रखा है आपने? ये स्पर्मेटिड। अरे भगवान। और ये क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ। मैटोजोआ क्या बोलते हैं स्पर्म को? तो यहां होना क्या है? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है, नहीं हो रही है? भाई काया का अंतरण हो रहा है भाई, कायांतरण, काया का परिवर्तन, कायांतरण, कायाकल्प हो रहा है ना भाई। हाँ, से क्या साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है ना? साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ काया का अंतरण हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज। क्या बोलेंगे इस लॉन्गेस्ट फेज को? स्पर मियोजेनेसिस, स्पर मियोजेनेसिस। कौन कराएगा इस स्पर मियोजेनेसिस को? आप जानते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस लॉन्गेस्ट फेज को क्या करता है? स्टिमुलेट विद हेल्प ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। समझ में आया ना? चलो भाई, अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक तो क्या होता है, यहाँ पर हेड होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हेड होता है। हेड के ऊपर क्या लगा होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। एक्रोसोम के एंजाइम्स को क्या बोलना चाहोगे आप? स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग समझते हो? जो पानी पिला पिला के तोड़ता है, ध्यान है क्या? जो पानी पिला पिला के तोड़ता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो हाइड्रोलाइजिंग है, हाइड्रोलिसिस करता है जो। समझ में आया? हाँ, पानी पिला पिला के तोड़ेगा। अब ये हम इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। अभी अगली मैकेनिज्म है कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं, मैं जब एग्लूटिनेशन कराऊंगा उसमें लिखाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा न्यूक्लियस तो आप समझ पा ही रहे हो, न्यूक्लियस। नेक आप समझ ही रहे हो, नेक। मिडिल पीस आपके समझ में आ ही रहा है, और टेल आपके समझ में आ रही है। चार पार्ट है। हेड के अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम है, नेक में सेंट्रियोल है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, और टेल आपको टेल दिख ही रही है। इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। यस सर। क्या? अब सेंट्रियोल दो होते हैं। कितने होते हैं? एक प्रॉक्सिमल, एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस के पास है। प्रॉक्सिमल जो न्यूक्लियस के दूर है, डिस्टल। ठीक है? जब स्पर्म एंटर करता है ओवा में तो उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल साथ जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल एक फिलामेंट बना देगा। डिस्टल सेंट्रियोल क्या बना रहा है? फिलामेंट बना रहा है। कौन सा फिलामेंट बना रहा है? सेंट्रियोल फिलामेंट कैसे बनाते हैं? सेंट्रियोल फिलामेंट कैसे बनाते हैं? आगे कंपनी। अरे यार बहुत गर्म है ना, एकदम बहुत गर्म चाहिए। हाँ बस ठीक है। हाँ थैंक यू भैया, धन्यवाद। सही है। कैसे बनाता है भाई? फिलामेंट्स क्या होते हैं? इट इज द पॉलीमर ऑफ माइक्रो, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। बॉल होती है, बॉल, बॉल को मोती, मोती ट्यूबुलिन प्रोटीन है। पुरो के एक बड़ा ट्यूबुल बनाते जाओ,
ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, इनके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो कर क्या रहा है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन को बनाता रहा, जोड़ता जोड़ता फिलामेंट बन गया, ठीक है। मोटर फिलामेंट होता है, मोटर फिलामेंट का मैंने तरीका बता दिया था, क्या होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। पेरिफेरी पे 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं फिलामेंट्स, और सेंटर के अंदर 2 होते हैं। इनके मिलने से गुथ करके एक बहुत मोटा फिलामेंट बनता है, उसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? है, समझ में आई नहीं आई? नहीं आई, तेरी आंखें तो नहीं बता रही आगे, तुझसे पूछ रहा हूँ आगे। कोई डाउट? हाँ, क्या चीज? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो पानी पिला पिला के तोड़ते हैं, पानी पिला पिला के तोड़ते हैं। किसी को तोड़ना हो, पानी पिलाओ, फिर तोड़ो, फिर पिलाओ, फिर तोड़ो। नहीं आया क्या? आई नहीं आई? एंजाइम करते क्या, तोड़ते हैं भाई, और पानी पिला पिला के तोड़ेंगे। नहीं आया क्या? ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर की प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं, और तब जाकर के मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। चलो, मिडिल पीस में खास चीज है जो सब जगह नहीं है, स्पाइरल फॉर्म में कौन लगे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? इसलिए मिडिल पीस को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इनका एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। यहां तक कोई डाउट है? पर बना कैसे भाई ये कैसे बना, किसने बनाया? इस गोल्जी बॉडी के गोल्जी वेसिकल्स ने एक्रोसोम को बनाया। न्यूक्लियस ने किसी को नहीं बनाया, खुद जाके बेचारा यहां पर शिफ्ट हो गया। सेंट्रोसोम प्रॉक्सिमल डिस्टल में कन्वर्ट हो गए। 2 है, न्यूक्लियस के पास है प्रॉक्सिमल, न्यूक्लियस के दूर है डिस्टल। इस बार तुम्हारे 6 चैप्टर कम हुए हैं, समझ रहे हो? 1 जूलॉजी का और 5 बॉटनी के। यस, समझ में आया? यानी उन 6 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी रिमेनिंग चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। नहीं, अभी तो 6 बहुत होते हैं भाई, बायोलॉजी में 6 चैप्टर है। हाँ, 11 12 में ला करके कम, तुम कम समझ रहे हो क्या? बहुत है यार। ट्रांसपोर्ट कम हो गया, मिनरल्स वाला कम हो गया, इकोलॉजी का एक कम हो गया, ठीक है, और डाइजेशन एक कम हो गया जूलॉजी में इधर, और स्ट्रेटजी कम हो गया, और वो रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कम हो गया, इन्वायरमेंटल इशू, बिल्कुल सही। तो सिलेबस कम हुआ है, पर रिमेनिंग टॉपिक का वेटेज बढ़ गया है। टोटल आपके 6 चैप्टर कम हुए हैं, यानी अप्लाइड चैप्टर का वेटेज बढ़ेगा। अप्लाइड, अब तुम देखना, अप्लाइड स्ट्रॉन्ग कर लेना। अप्लाइड यहां पर आएगा 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और बायोटेक्नोलॉजी, उधर आएगा जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इधर 11th में आएगा बायोमोलिक्यूल और ये ह्यूमन फिजियो, ये अप्लाइड है पूरी, ठीक है। इनका थोड़ा अच्छे से कर लेना। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी अप्लाइड ही है एक तरीके से, हाँ, वो मैं बताऊंगा आगे फर्टिलाइजेशन में। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल, डिस्टल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सियल फिलामेंट में, एक्सियल फिलामेंट। ये जो दिख रहा है अंदर क्या है? एक्सियल फिलामेंट। भाई ये बन गया, ये बनेगा तो कैसे बनेगा? एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, ये थोड़ा समझना, इससे समझ में आएगा। देखो ध्यान से भाई, यहाँ बेस पर कौन लगे होंगे? बेस पर कौन लगे होंगे? स्पर्मेटो, ये क्या करेंगे? मियोटिक या माइटोटिक, अपने को मेंटेन रखेंगे। अब मियोसिस चालू कर देते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड,
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी, मियोटिक डिवीजन, क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड। हेप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड। इससे बनेंगे स्पर्मेटोजुआ। अब बच्चा कहता है कि देखो सर स्पर्मेटिड का भी डायग्राम वैसा ही है, स्पर्मेटोजुआ का भी वैसा ही है। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब तक वो डिपेंडेंट है, जब तक वो डिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तब तक वो बच्चा है। नहीं आया क्या? जिस दिन उसने कमाना चालू कर दिया, इंडिपेंडेंसी आ गई, अब उसको बच्चा नहीं बोलोगे। नहीं आया क्या? वो इंडिपेंडेंट है। एक दिन पहले वो इंडिपेंडेंट था, अगले दिन उसने नौकरी मिल गई उसको, क्या हो गया? एक दिन पहले डिपेंडेंट था, अगले दिन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं आया क्या? एक दिन पहले न्यूट्रिशन ले रहा था, तब तक स्पर्मेटेड था, जैसे ही अलग हुआ स्पर्मेटोजोआ। चलिए स्पर्मेटेड कई टाइप के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, पर जब तक साइटोप्लाज्म इनके साथ है स्पर्मेटिड कहलाएंगे। साइटोप्लाज्म इनका छूट गया तो स्पर्मेटिड गए। ठीक है, सो जाएगी तो सब चला जाएगा। ठीक है, हाँ। वैसे अच्छी नींद आती है, पता है, बाहर ठंडी है, क्लास एकदम पैक्ड गर्म है, ठीक है, सुबह का टाइम, नहा धो के आए हैं, नाश्ता भी थोड़ा बहुत किया होगा, टीचर गुनगुना रहा है लगातार, नहीं लोरी सुना रहा है, लगता है ना लोरी सी, बस मतलब जो देख के मुझे ऐसा लगा काश ऐसी नींद मुझे आ जाए। समझ रहे हो, मतलब तरसते हैं ऐसी नींद के लिए। मैं कल गया, मैं सोच रहा काश कोई नींद की गोली ले लूं, परसों सोया नहीं बिल्कुल भी, शायद 2 घंटे। ठीक है, कल ये था कि मैंने वो बहुत सारे सिरप पी लिए थे ना, तो उसमें क्या होते हैं आप जानते हो ना, अल्कोहल वाला तो नहीं आता, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। ठीक है, पर ब्रोंकियो डायलेटर होते हैं, समझ रहे हो, जो डायलेटर होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, वो ड्रोजीनेस लेकर के आते हैं। ठीक है, कोडीन, मॉर्फिन का डेरिवेटिव है कोडीन, लोग ऐसे पी जाते हैं। हाँ, इसलिए कोडीन का साइड इफेक्ट नहीं होता, एडिक्शन नहीं होता, उस वजह से मुझे थोड़ी सी नींद आई आज। ठीक है, क्या आता है? चलो, तो सीक्वेंस समझ में आई। अब समझना, ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये भी स्पर्मेटेड है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ। जब तक स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म है, ये कौन है, साइटोप्लाज्म, साइटो, तब तक ये स्पर्मेटिड है। साइटोप्लाज्म छोड़ा, मम्मा पापा का हाथ छोड़ा और जॉब करने अकेला निकल गया, अब इंडिपेंडेंट स्पर्मेटोजुआ कहलाएगा। आए नहीं आई? तो यहां से निकलते हैं स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं, कहां एंटर कर जाते हैं, सीधे एपी डाय में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, दे रखा है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। पहले निकल करके बाहर कैविटी में जाएंगे, उस पर रुकेंगे, फिर सीधे कहां चले जाएंगे, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एपिडिडाइमिस। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और जब भी पूछेगा साथ साथ पूछेगा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, एक दो टर्म और आते हैं, बताऊंगा, अभी आएंगे, कहीं मिलेंगे, समझ रहे, मैच करते हुए। ठीक है, हाँ, समझ में आया नहीं आया? आप बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ, इजैक्यूलेशन समझ में आ गया होगा, इरेक्शन, इजैक्यूलेशन, इंसेमिनेशन और स्पर्मिएशन। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, अब आ जाओ। अरे स्लाइड कहाँ गई भाई? अच्छा, एक स्लाइड थी जिसमें मैंने क्वेश्चन डाले थे, वो वाले क्वेश्चन नहीं थे कि एक स्पर्मेटिड से कितने, तुम ही बता दो, ऐसे ही बता दो ना। फॉर फॉर्मेशन ऑफ
100 स्पर्मेटोजुआ, 100 स्पर्मेटोजुआ बनाने हैं। जरा बताओ नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्म, बताते जाओ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए, सेकेंडरी कितने चाहिए? ये है रटंत विद्या, क्योंकि ये वाला उसमें नहीं लिख रखा, ये मैंने खुद ऐड किया है, तो तुम क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो। 25, 50, ये क्या चल रहा है, बुद्धि है नहीं है? ये भी डिप्लॉयड होता है, और ये सेकेंडरी कैसा होता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड होगा ना। हाँ तो आधे हो गए यार। अच्छा मैंने प्राइमरी लिख दिया, सॉरी, मैं यहाँ लिखना चाहता स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी लिखने वाला था। अच्छा मैंने वो लिख दिया, चलो कोई नहीं। इसके केस में भी कितना होगा, 50। अरे यार कोई नहीं, मैं डिट्टो वही छप गया, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। ठीक है, मैं लिखने वाला था स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी, हाँ स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है चलो। अच्छा बताओ इसके बाद कौन बनेंगे, स्पर्मेटेड बनेंगे ना। नंबर ऑफ स्पर्मेटेड कितने चाहिए, अब तो पता ही है। एक स्पर्मेटेड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी 50 100 में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी 25 50 में कन्वर्ट 100 में कन्वर्ट होंगे। ऐसे आगे समझ में आ गया? किसकी समझ में नहीं आया ये बताओ, मैं बता दूंगा। ये आया, समझ में नहीं आया? कुछ है थोड़ी ना बताने बताने में, सिलेक्शन के बाद बताइए। हाँ जो भी बात है। चलो अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितना टाइम बचा हुआ है, बहुत है, 20 मिनट। आ जाओ तेजी से। क्या, अब इधर आ जाओ, इसको ये करा दूं, बस एक ओवरव्यू कराऊंगा इसका, है ना। हाँ वही, वो कल डाल दूंगा स्लाइड। एक बात ध्यान रखो, एनसीईआरटी की एक स्लाइड छूट गई है, उसमें यह है कि जो एक इजैक्यूलेशन होता है ना, सिंगल इजैक्यूलेशन, नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं उसके अंदर, 200 से 300 मिलियन। अगर इतने स्पर्म निकल रहे हैं, शर्त है, क्योंकि ये चीज आती है अभी इनफर्टिलिटी के अंदर, कई लोगों का सीमन तो है, सीमन में स्पर्म भी है, स्पर्म काउंट भी ठीक करा लिया, तब भी सर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, जो भी है ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा एक काम करो, स्पर्म काउंट ठीक है, तो तुम अब स्पर्म की मतलब ट्रेटोजेनिक तो नहीं है, ठीक है, समझना किस तरीके के हैं, तो कितने नंबर उनका लाइव स्पर्म कितने हैं उसके अंदर निकाला जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि स्पर्म कितना परसेंट स्पर्म विग्रसली मोटाइल है, तो जितना भी है उसका 60% स्पर्म विग्रसली मोटाइल होना चाहिए नॉर्मल इनफर्टिलिटी के लिए। विग्रस मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, 40%, और टोटल मतलब टोटल का 60% नॉर्मल सेपियन साइज होनी चाहिए, अगर 40 खराब भी है चलेगा, पर 60 की नॉर्मल सेपियन साइज होनी चाहिए। उनमें भी 40% की क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। समझ, ऑफ देम लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के स्पर्म फर्टिलाइज हो सकता, वो फर्टिलाइज हो सकता है। क्लियर है बिल्कुल? तो एक लाइन थी जो मैं कल मैं स्लाइड डाल दूंगा। अब आ जाओ, फीमेल के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, वहां टेस्टिस पढ़े तो यहाँ क्या पढ़ोगे, ओवरी, वहां टेस्टिस प्राइमरी, तो यहाँ पर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वहां डक्टस सिस्टम था, चार डक्ट थे, कटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यहां क्या है, फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट बोलते हैं, यूटरस, इसको हिस्ट्रा या वूम बोलते हैं, उसी का पार्ट होता है सर्विक्स, और लास्ट वजाइना। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वहां पर भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दो चीजें बताई थी मैंने, अब यहां एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में 5 चीजें होंगी, मोनस, मोन्स, प्यूबिस, लेविया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। वहां स्क्रोटम और पेनिस था, वहां पर भी एसेसरी ग्लैंड थे, यहां पर भी एसेसरी ग्लैंड होते हैं।
हाँ, पर मेमोरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं होते, इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। जन्म लेते ही अगर ये ग्लैंड की फॉर्म में होते तो होते, पर ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ रहे हो ना मेरी बात, प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है, हाँ हाँ, वो भी तो कराना था। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? अब एक चीज मैं ऐड कर दे रहा हूँ, हार्मोनल रेगुलेशन इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, एक लाइन का है, कुछ है नहीं। हार्मोनल रेगुलेशन जरा सा है, आधा तुम जानते ही, करा चुका हूं मैं, इसलिए थोड़ा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का मुझे दिखाना है और कुछ भी नहीं। मान लो ये कौन है, हाइपो हाइपो ये इसका कौन सा होगा, एंटीरियर पार्ट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगर मैं बात करूंगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी के एंटी रूप से कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बारी, तुम्हें रिलीज करना है LH और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना, ये आप जानते हो कि LH किसको स्टिमुलेट करता है, लिडिक सेल। लिडिक सेल क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजिनेसिस। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। पर अगर मान लो एंड्रोजन का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक भी दिखाता है, किसके सीक्रेशन को रोकेगा, दोनों को रोकेगा। इसका नेगेटिव फीडबैक दोनों के पास जाता है, ये इसको भी रोकेगा, ये इसको भी रोकेगा। मेरी नेगेटिव फीडबैक समझते हो, यानी सीक्रेशन को रोकने का काम करता है अगर ज्यादा हो जाए तो, या स्पर्म लॉस ही नहीं हो रहा तो प्रोसेस को रोकना होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है उस एनर्जी को फिर बॉडी कहां यूज करेगी, बॉडी के डेवलपमेंट में यूज करेगी, ब्रेन के डेवलपमेंट में यूज करेगी, समझ रहे ना, मस्कुलर डेवलपमेंट में यूज करेगी। तो बॉडी कहेगी बस ठीक है यार, उसको वो रोक दिया है, अब इस एनर्जी को हम बहुत सारी जगह यूज करना है, विकास में यूज करना है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका ऑरा एक नॉर्मल इंसान के ऑरा से बहुत ज्यादा होता है। समझ, चेहरे का तेज एक नॉर्मल इंसान के से बहुत ज्यादा होता है, बौद्धिक क्षमता एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे ना मेरी बात? तो कैसे होगी, फीडबैक इनहिबिशन की वजह से। नहीं आया क्या? तो ये क्या काम कर रहा है, फीडबैक इनहिबिशन। आई या नहीं आई? आई, पक्का। अब बात आती है दूसरी बात, क्या आएगी, FSH। ये किसको स्टिमुलेट करेगा जरा बताओ, किसको स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या रिलीज करेंगे, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस को इंड्यूस करेंगे तब जाकर के क्या बनेंगे, स्पर्म। समझना, तो इनडायरेक्टली कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है तो टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए और मतलब LH भी चाहिए और FSH भी चाहिए। पर सर्टोली सर एक चीज और रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, इनहिबिन। नाम में छुपा हुआ इनहिबिन, जो इनहिबिट करता है, किसके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, ऑलवेज ऑलवेज, कहीं भी निकलेगा एक ही को इनहिबिट करेगा,
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको इनहिबिट करेगा? नेगेटिव। किसको इनहिबिट करेगा? सीक्रेशन ऑफ FSH। इनहिबिट करेगा FSH। यानी अगर जरूरत नहीं होगी तो सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करेंगे और एंड्रोजन, ठीक है, GnRH और LH के सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है तो बॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होना चालू हो जाता है। आई या नहीं आई? हाँ, क्या? यस, जब जरूरत नहीं है तब होगा, जरूरत है तो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन एक आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी की टेस्टिस निकाल देंगे, टेस्टिस निकाल दी, LH FSH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा सीक्रेशन? क्योंकि पिट्यूटरी से निकल रहा है, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? टेस्टिस निकाल लिया हमने, मैं पूछूंगा लेकिन क्यों घटेगा? तुक्का नहीं मारेगा कोई भी। हाथ उठाओ। हाँ, अरे कुछ तो हाथ उठाओ। तू तो उठा। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, तीन है ऑप्शन। घटेगा। हाँ, आगे तुम क्या बोल रहे थे? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। ऐसे पूछ रहा हूं मैं, एक तीन ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हाथ उठाओ। घटेगा, पहले घटेगा बोला ना तुम लोगों ने, घटेगा। हाँ, तुम अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, बहुत बढ़िया। घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा। हाँ? भाई टेस्टिस निकालना है, पिट्यूटरी नहीं निकाल रहे हैं हम, सेम रहेगा कितने? तो क्लास में सारे बच्चे क्या हैं? इन तीनों में से एक भी नहीं है तो बेकार हो फिर तो कुछ तो अपनी सोच होनी चाहिए। टेस्टिस निकाल दी मैंने, अब बताओ पिट्यूटरी से LHFS के सीक्रेशन बढ़ेगा घटेगा? फिर से बोल रहा हूं, सेम रहेगा। सेम सेम क्या होता है? सीधे उठा के हाथ बताओ ना क्या। भाई तुमने टेस्टिस निकाल दी, पिट्यूटरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर टेस्टिस नेगेटिव फीडबैक दे रही है, यानी अब नेगेटिव फीडबैक आना बंद, यानी अब कोई नहीं है जो इनको रोकेगा निकलने से, यानी ऑल ओवर सिक्रेशन बढ़ेगा। आई नहीं आई? तुम्हारे सामने है भाई, मैंने कहा सामने बनाया तो बता ही देंगे, तो अब तो मतलब छुपाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बनाता तो सोचता भी, अब मैंने देख के बच्चा बता देगा, तुम देख के भी नहीं बता पा रहे हो। 3 बार में समझ में नहीं आया तो बेकार है पढ़ाई करना। समझ में आया? पूछूं आ गई तो हाँ आ गई, समस्या ये है। समझ में आई रेगुलेशन है नहीं आई? अरे अब तो बोल दो, अब कुछ जी नहीं बोलेगा, आ गई। समझ में आई या नहीं आई? आई पक्का? कुछ उसको नहीं आई? आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? नहीं आई तो क्या नहीं आई? चलो, हैं? भाई लिडिक सेल और सर्टोली सेल कहां पाए जाते हैं? टेस्टिस ही निकाल दी है आपने। कौन? ये तो ये रिलीज कर रहा है GnRH, हाइपोथैलेमस। यस, वो तो हाइपोथैलेमस करेगा, अपनी डिसीजन है, ये ब्रेन का पार्ट है। पिट्यूटरी आते निकालना चालू, वो प्यूबर्टी आते निकालना चालू कर देगा, जब देखेगा कमी है तो निकालना चालू कर, वो तो निकालेगा अपना, उसको टेस्टिस से मतलब नहीं है, उसको समय से मतलब है। हाँ, पर टेस्टिस को निगेटिव नहीं करना आता है, जरूरत नहीं होगी तो उसको रोक देगा, भाई रुक जा, तू निकालते रहता है हर समय, रुक जा, हमें जरूरत नहीं है, तू मत दे हमें अभी। अच्छा तुम कह रहे हो तो रोक देता हूं मैं, तो मैं तो निकालूंगा। नहीं आया क्या? आई या नहीं आई? कोई डाउट? चलो, हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पौने कितने तक क्लास है अपनी?
अब सुन लो, ये पूरा करके छोड़ूंगा लेकिन मैं, क्योंकि मैं स्टार्ट कर दूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, अभी पूरा 10 मिनट है हमारे पास। अब देखो टारगेट पूरा। फैलोपियन ट्यूब का एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ये डायग्राम घर पे बनाना तसल्ली से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कितनी होती है इसकी लेंथ? यस, 10 से 12 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। पूरी फैलोपियन ट्यूब में खास टाइप के एपिथेलियल टिश्यू लाइंड होते हैं, जो मैं टिश्यू में भी पढ़ाए थे। सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। कौन से टिश्यू होंगे? सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। क्लियर है बिल्कुल? सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक कोई डाउट? पक्का? सबसे पीछे बेटा कोई डाउट? क्लियर है ना? हाँ, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। सिंपल सिंगल लेयर, सिलिएटेड सीलिया होते हैं, कॉल्यूमनार समझ में आ गया होगा, कॉलम शेप, कॉलम शेप है ना। हाँ, क्यों होते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमनार? भाई स्पर्म के पास तो टेल है, वो तो आज आगे बढ़ जाएगा, पर बेचारे ओवा के पास तो टेल नहीं है ना। कौन है जो ओवा को धक्का देगा? आगे चल, आगे चल, सीलिया। इसलिए कहते हैं जो फीमेल सिगरेट पीती हैं मत पीना कभी भी, कोई कितना भी कहे। अभी तुम अच्छे बच्चे हो, जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो तुम्हें बुरा बनाया जाएगा। हाँ, अभी ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ, जो फीमेल सिगरेट पीते हैं, पहली बात, जो फीमेल अल्कोहल लेते हैं, जब तुम्हारी एज पे था ना तो मैं कल्पना में भी नहीं था कि फीमेल सिगरेट नहीं, ठीक है। फीमेल अल्कोहल, कैसी बात कर रहा है? ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब आकाश में था साउथ एक्स, तो आकाश के बगल में ही जैसे मतलब एक रोड है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अरे ट्रक्स है, ठीक है। तो खाना खा के सोचा मैं टहल के आता हूँ, नया नया था, ठीक है। खाना खा के जैसे टहलने गया तो ब्लैक कोट पहन के गर्ल्स के ग्रुप्स थे, ठीक है। ये पहले मैं आगे निकल गया, फिर दिमाग में आया ये गर्ल्स थे, फिर वापस जाता हूं मैं, नहीं आया क्या? फिर देखना, ओ भाई, मतलब एक तो डर के कोई पी रही है तो समझ में आया कोने में, ठीक है। नहीं आएगा, ये तो एकदम रोड पर, नहीं यहां भी है पटना में, कहा? फिर छोड़ो, छोड़ो, फिर मैं दूसरे सिस्टम में गया, वो सिस्टम नहीं है वाला जहां से आए, ठीक है, इमोशन वाला, समझ गया ना? इमोशन वाला सिस्टम, वहां गया, वहां जो ऑनलाइन के गर्ल्स थे भाई, फिर उनको तो मैंने, ऐसी कोई चीज नहीं है जो खाते पीते ना देखा हो मैंने, समझ रहे हो? सब कुछ। तब मैंने कहा कि चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, पर तुम मत चले जाओगे, समझ रहे हो? अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, समझ रहे हो, ये सारे के सारे सिलियरी मूवमेंट को क्या करती हैं? स्लो और स्टॉप। ऐसा होने से क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिंपल सी बात। तो पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुनी थी? अब तो एमबीबीएस करो, देखना कितना कॉमन केस हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल सिलेटेड कॉल्यूमनार, सिंपल सिलेटेड कॉल्यूमनार। चलो समझना मेरी बात, एक एक करके लेके चल रहा हूं। ये यूट्रस है, यहां स्थमस होगा तो यहां इनफंडीबुलम, 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3। एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा? आप बोलोगे जहां पर स्पेस ज्यादा है। स्पेस कहां पर ज्यादा है? एम्पुला, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है।
आपसे कहा जाए एंटीरियर पार्ट फैलोपियन ट्यूब को कौन सा कहलाता है? इनफंडिबुलम। ये क्या है? क्योंकि एक बार आया था बच्चा समझ नहीं पाया, सर कौन सा इंटीरियर लगाऊं मैं, ये इंटीरियर ये इंटीरियर, तो जो ओवरी के पास है एंटीरियर, जो ओवरी के दूर है पोस्टीरियर, तो इस्थमस क्या होगा? पोस्टीरियर। सबसे वाइडेस्ट चौड़ा पार्ट कौन सा होता है? वाइडेस्ट, तो एम्पुला को ही वाइडेस्ट बोलोगे। कोई डाउट? सबसे वाइडेस्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इनफंडिबुलम जहां होते हैं या बीच में एक होल होता है, क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टिया। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टिया में जैसे यहां से ओवा निकलेगा, जैसे ओवा रिलीज होगा, ये ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ, समझना। इस ये ओवा ऑस्टिया से तो वो कहां जाएगा? इनफंडिबुलम। कौन लेके जाएगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये ऐसे में ऐसे मूव करते थे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ओवा निकला, नहीं आया क्या? ऑक्टोपस की तरह क्या कर लेंगे? पकड़ के ये अपने अंदर ओस्टिया से अंदर कर लेंगे। नहीं आया क्या? फिम्ब्रे, फिम्ब्रे का काम है कलेक्शन ऑफ ओवा, कलेक्शन ऑफ ओवा, क्योंकि वो जैसे बाहर निकालेगी ओवा बाहर निकलेगा एक दूसरे से, ये पकड़ के अंदर कर लेगी उसको। कोई डाउट? तो इनफंडिबुलम क्या करते हैं? ओवा को अंदर कर लेते हैं, जिसपे क्या लगे होते हैं? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रे। क्लियर है? तो एंटीरियर से ओवा अंदर जाएगा, सीलिया धकेल के कहां पहुंचाएंगे इसको? एम्पुलरी रीजन के अंदर, क्योंकि पूरी की पूरी एपिथेलियम कैसी है? सिलिएटेड। कैसी है? सिंपल सिलिएटेड। सीलिया हैं जो कंटिन्यू उसको आगे धकेलेंगे कि भाई तुम बढ़ो आगे। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यू मना। कोई डाउट? ठीक है। और मैं कहूंगा सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है? बिल्कुल नैरो, इस्थमस। अगर ये वाइडेस्ट है तो इस्थमस नैरो है। इस्थमस कैसा होगा? नैरो। नैरो, सबसे नैरो पार्ट कौन सा होगा? इस्थमस। और ये क्योंकि नैरो इसलिए है क्योंकि यहाँ स्पर्म तो आ जाते हैं, ठीक है, एकदम ओवा नहीं पहुंचता। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये हाईली सिक्रेटरी हो जाता है, मोटाइल हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फिर जो स्पर्म को आगे बढ़ने की जगह देता है, भाई अब तू आगे बढ़ सकता है, तेरा फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और यहां से ओवा कहां एंटर करेगा? फर्टिलाइजर यूट्रस के अंदर। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, सिंपल सिलिटेड कॉलमनार टिश्यू से मिलकर बनी होती है। 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, या एंटीरियर पार्ट है, इसमें होल होता है, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? सो रहे हो? भाई तू सो रही है, तू आज बहुत बहुत सो रही है, ठीक है, पर तू जाग जा, ठीक है। तुम में से कोई और तो नहीं सो रहा? चलो, अब ब्रेक होने वाला है, रिलैक्स करना, नींद ब्रेक होती ही नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। अब आ जाओ, एग्जांपल पूछूंगा अभी। यहां गया, कल एक्चुअल में कल का पार्ट थोड़ा छोटा है, तो कल मैं तसल्ली से पूछूंगा। कल तक तुम और भूल जाओगे। अब बात किसी करेंगे हम यहाँ पर? भाई हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी को डिटेल में लेके चलेंगे। अब हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? यूट्रस को और क्या बोलोगे? स्ट्रा। और क्या बोलोगे? होम। नाशपाती जानते हो? नाशपाती, पियर, इन्वर्टेड पियर जैसा होता है, उल्टा नाशपाती, इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर, उल्टा नाशपाती जैसा। इसमें लेयर्स कितने होते हैं जरा पता है? 3 दे रखे हैं यहाँ पर। ये एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी ऐड कर रहा हूं मैं। लेयर पे सबसे पहले हम कौन सी लेयर की बात करेंगे? सबसे इनर,
इनर लेयर को क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब सबसे अंदर, मैट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, बीच की लेयर मायोमेट्रियम, सबसे आउटर की लेयर पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर आप जानते हो, ये अनस्टेबल लेयर है, बनती है फिर टूटती है, बनती है टूटती है, ठीक है। साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलती हैं, हाईली वेस्कुलर होती है, सिक्रेटरी होती है, ठीक है। हाईली वेस्कुलर है, सिक्रेटरी है, मतलब ग्लैंडुलर है। शो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग menstrual cycle। ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद नंबर 2 पे कौन सी आएगी? मायो। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। क्या बेटा? मायोमेट्रियम किससे मिलकर बनती है? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, strong contraction responsible for strong contraction, strong contraction during parturition या डिलीवरी लिख देते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी या पार्चुरेशन। अच्छा, सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाएगी? पेरीमेट्रियम, सॉरी बाहर की, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी लेयर है? सबसे आउटर, आउटर। ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल। ये कहाँ खुलेगा? सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, प्लगिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स आगे जाके कैनाल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है तो कहां से पास करेगा? सर्विकल कैनाल और वजाना से। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, सर्विकल कैनाल और वजाना, तो क्या बोलते हैं इसको? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। वजाना की बात करें तो ये पूरी वजाइना है, इस तरीके से हम थोड़ा दिखा देते हैं डायग्राम। यहाँ पर परफोरेटेड मेम्ब्रेन मिल जाएगी, हाइमन। वजाना की पीएच एसिडिक होती है, अल्कलाइन? एसिडिक पीएच आती कहां से है? यहाँ पर अल्कोहल तो आएगा नहीं, नेसियल आएगा। आप बोलोगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू होगी। और ऑर्गेनिक एसिड आप जानते हो, ठीक है, जो ग्लाइकोजन होता है इसके अंदर,
लैक्टोबैसिलस की कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज होती हैं, वो ग्लाइकोजन का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और आपको जानता है लैक्टिक एसिड बनता है, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, मीडियम एसिडिक हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए वजाइना के अंदर इन बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। पीएच इसकी स्लाइटली एसिडिक होनी ही चाहिए, ये इन्फेक्शन से बचाती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? खत्म। इसी चीज को मैंने आगे यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं और कैनाल में किस किस से मिलकर बनती है। कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, ये थोड़ा कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है, पुरानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल, ओके, कल मिलते हैं। कल पूरा फीमेल वाला पार्ट एंड हो जाएगा इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड। हो सकता है लैक्टेशन भी करा दूं मैं, लास्ट में लैक्टेशन आएगा ना वो साथ ही करा दूंगा। हाँ कल सुनूंगा, छोटा ही है बट थोड़ा ही बचा है ना, फीमेल वाले पार्ट में ज्यादा थोड़ी ना, ये मेन ये हो गया। अब क्या है, एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया है, मेमोरी ग्लैंड है, लैक्टेशन है जरा सा, ऊजनेसिस कल नहीं होगा, वो बहुत बड़ा है ना, वो मैं लौट के कराऊंगा, ऊजनेसिस लौट के कराऊंगा। कल मैं 1 घंटा सुनूंगा ही सुनूंगा, क्योंकि कल मैं सुन के जाऊंगा, तसल्ली रहेगी। हाँ नहीं तो तभी नहीं सुन रहे हैं, तुम देख रहे हो तो कल क्या करते हो, कल तुम याद करके नहीं आओगे मुझे पता है। हाँ तो कल देखेंगे कल क्या होगा। कल ध्यान रखना टॉपिक छोटा है कल का, फीमेल का पार्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बचा है, थोड़ा सा ओवरी के बारे में बताऊंगा और मेमोरी ग्लैंड, यानी ये घंटा पूरा बचेगा सिर्फ सुनने के लिए। लास्ट में मुर्गा बनाएंगे यहाँ पर, कल मैं मुर्गा बनाऊंगा।